आज हम देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली डिनोट करता है योर मतलब तुम्हारा कोड का एग्जीक्यूशन टाइम क्या होने वाला है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारा कोड फॉर सेम प्रॉब्लम, लेट्स से कोड 1 takes 200 milliseconds और कोड 2 देते हैं 1000 milliseconds। देन कौन सा इसमें बेहतर है? ऑब्वियसली 200 मिलीसेकंड्स। क्यों? क्योंकि ये लेस टाइम लेता है। करेक्ट। सो हम देर मतलब वहाँ पे एक तरीका है जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर मतलब एक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा कोड का एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा। ठीक है। सो अब बताते हैं हर एक प्रोग्राम का हम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम 3 वेज में डिफाइन कर सकते हैं। वन इज बेस्ट केस, then one is average case and one is worst case। बेस्ट केस क्या होगा? मतलब तुम्हारा कोड का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम कौन सा है, मतलब कितना वो मिनिमम टाइम लेगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओके। वर्स्ट केस कौन सा होगा? तुम्हारा प्रोग्राम मैक्सिमम कितना टाइम लेगा। ओके, दिस इज कंसिडर्ड फॉर लार्जर नंबर ऑफ एंड्स, मींस लार्ज इनपुट के लिए तुम्हारा मैक्सिमम तुम्हारा प्रोग्राम कितना टाइम लेगा, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ। ओके। एंड एवरेज केस क्या होगा? मतलब तुम्हारा फॉर इनपुट बेस्ट एंड मिनिमम के बेस्ट एंड पोस्ट के बीच आएगा कहीं। ओके, ऐसे। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम एक दो एग्जांपल लेकर देखते हैं कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारा एक कोड है फॉर आई इन रेंज n, हम प्रिंट करेंगे आई को। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? एक छोटा सा प्रोग्राम लिए है। ठीक है। सो पहले हमारा 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3, ऐसे करते करते वो n-1 तक प्रिंट होगा। ओके, तो फिर ये कितना साइकिल्स तक आइटरेट हुआ हमारा कोड? 0 to n-1, दैट मीन्स n टाइम्स। करेक्ट। सो ये n टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, इसीलिए वर्स्ट केस में इसका वैल्यू होगा क्या? ऑर्डर ऑफ n। ये है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर 1 to n सूडो कोड लिख रहा हूं। ओके, देन इनसाइड इसका एक लूप लेते हैं फॉर 1 to m। हम क्या प्रिंट करेंगे? ये है i और ये है j। हम प्रिंट करेंगे i इंटू j। करेक्ट। सो लेट्स से यहाँ पे n का वैल्यू है 5 एंड m का वैल्यू है 6। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 होगा, i का वैल्यू 1 होगा, j का वैल्यू क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। करेक्ट, दोनों के दोनों वैल्यू इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 का क्या रिजल्ट होगा? 1। 1 क्रॉस 2 का वैल्यू होगा 2। 1 क्रॉस 3, 3, 4, 5, 6, ऐसा। फिर जब n का वैल्यू 2 होगा, उसके लिए m का वैल्यू क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब j का वैल्यू। सो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। करेक्ट। मतलब हर एक n के लिए फॉर ईच n का वैल्यू, मतलब j का वैल्यू 1 to 6 हो रहा है। करेक्ट। सो 6 टाइम्स होगा क्या? 5। मतलब हमारा आउटपुट 30, मतलब
30 बार हमारा इस लूप हमारा इटरेट होके हमारा रिजल्ट आएगा। करेक्ट। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n इंटू। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारा i का वैल्यू है 1, हम while i लेस देन n लेस देन इक्वल्स टू n, हम क्या करेंगे? i इक्वल्स टू i इंटू 2। करेक्ट। मतलब जब तक i का वैल्यू n से कम है हम i को मल्टीप्लाइड बाय 2 करते जाएंगे। लेट्स से n का वैल्यू है 100। ओके, सो फर्स्ट n आएगा 1, सॉरी i आएगा 1, फिर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 2, स्टिल लेस देन 100, फिर हो जाएगा क्या 4 लेस देन 100, 8 लेस देन 100 इंटू 2 हो गया 16 लेस देन 100, 32 लेस देन 100, देन आएगा 64 लेस देन 100, फिर 128 आ जाएगा जो कि इससे छोटा नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये कितना टाइम्स आइटरेट हुआ? ये log n टाइम्स आइटरेट हुआ। देखते हैं कैसे। यहाँ पे log बेस टू n का वैल्यू है कितना? 100, सो 100 इक्वल्स टू 2 to the power something 6 point something, 2 to the power 6 point something। सो लेट्स से हम इसका बेस केस लेते हैं 6। ओके, सो ये 6 आ जाएगा इधर, log 2 2, सो वो हो जाएगा 1 1। तो ये कितना बार आइटरेट हुआ? 6 to 7 टाइम्स। करेक्ट। तो वो एवरेज ये 6 पॉइंट समथिंग है, तो 6 to 7। देखो यहाँ पे हमारा रिजल्ट में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट। सो ये 7 टाइम्स आइटरेट हुआ। तो ये कितना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर क्या हो जाएगा? टीसी ऑर्डर ऑफ log n। करेक्ट। और एक केस लेते हैं और एक एग्जांपल। जैसे हमारा ऐसा एक कोड है, हम क्या करेंगे? नॉट लॉग, हम क्या करेंगे? फॉर i 1 to n लेते हैं, हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं, फिर अनदर लूप लेते हैं। ये इसके अंदर नहीं, ये इसके बाहर है। ठीक है। और j इन रेंज 1 to m लेते हैं। करेक्ट। और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका, ये कोड का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ये जो लाइन है ये n टाइम्स आइटरेट होगा और ये होगा m टाइम्स। करेक्ट। तो टोटल कितना टाइम्स आइटरेट हुआ? n प्लस m टाइम्स। करेक्ट। सो इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा t ऑफ n, सॉरी ऑर्डर ऑफ n प्लस n। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से i इक्वल्स टू 0, देन while i लेस देन n, हम क्या करेंगे? i इक्वल्स टू i इंटू 2। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? देखो, पहले है 0 लेस देन 100, लेस n इक्वल्स टू 100, 0 है, फिर लेस देन 100, फिर इंटू 2 हो जाएगा, अगेन 0 100, अगेन 0 इंटू 2 0 100। तो ये कब तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। सो इसका ये इन्फिनिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इसका सोल्यूशन कभी आएगा ही नहीं और ये टाइम लिमिट एक्सीड करके एरर मारेगा। ठीक है। और हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम के अंदर ये स्टैक ओवरफ्लो करके एरर मारेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। फिर मतलब रिकर्सन का डेथ होगा ना, इसके अंदर अंदर जाता रहेगा और ये मतलब टाइम खत्म हो जाने के बाद वो ब्रेक कर लेगा। स्टैक ओवरफ्लो रिकर्सन के केस में। ओके, ठीक है। तो लेट्स से, तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का स्टेप्स क्या है? फर्स्ट, कैलकुलेट द आइटरेशंस। तुम्हारा प्रोग्राम कितना बार आइटरेट कर रहा है, कितना नंबर ऑफ साइकिल्स वो यूज कर रहा है तुम्हारा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए।
सेकंड क्या करोगे, ओनली कंसीडर हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर, ओनली कंसीडर हायर ऑर्डर थिंग्स एंड remove constant coefficients, remove constants. So let's say हमारे हम एक प्रोग्राम लिखे हैं, उसका आइटरेशन काउंट करने के बाद हमको पता चला वो एग्जीक्यूट होता है 2n² प्लस 3n टाइम्स प्लस 4, ऐसा वो एग्जीक्यूट मतलब इसका काउंट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हायर ऑर्डर टर्म कौन सा है, 2n², उसको कंसिडरेशन में लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। करेक्ट। अब ये हायर ऑर्डर हो जाने के बाद ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो हटा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n²। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारा अभी आता है n³ प्लस 3n² प्लस 2n प्लस 5। तो अगेन इसके केस में क्या होगा, हायर ऑर्डर टर्म कौन सा है, n³ लेंगे, इस पे कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है तो हटाने का कोई सीन नहीं है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n³। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कितना केसेस आ सकता है जिसको हम जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू मतलब दिखाते हैं, कितना वो इसका हो सकता है वो मैं बताता हूँ। देखो, log n टाइम्स अभी हमने देखा, जब वो 1 टू n जाता है मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 2 4 8 ऐसा करते करते, सिमिलरली हम डिवाइड करते करते भी जाएंगे तो वो भी log n टाइम्स 8 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2, फिर 1, ऐसा करते करते जाएंगे, वो भी log n टाइम लेता है। करेक्ट। ये n टाइम्स का कौन सा था, i टू n प्लस 1 करते करते जाते थे, 1 2 3 4 ऐसा करते करते जाते थे, तो वो होता था ऑर्डर ऑफ n। ओके, ये है n log n। n log n जब हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे, जब हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे वहां पे एक प्रोग्राम आएगा मॉर्सट, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगा, तो हम सॉर्टिंग पे इसको देखेंगे। ऑर्डर ऑफ n², अभी हमने देखा था, अभी हमने देखा था फॉर i 1 to n, अगेन इनसाइड उसका लूप, नेस्टेड लूप में 1 to n जब चलता है तो वो क्या होता है, n क्रॉस n फॉर एवरी n, मीन्स फॉर एवरी i, j का वैल्यू है n टाइम्स, तो हर एक टाइम के लिए n टाइम, मतलब टोटल n टाइम्स n हो रहा है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, अब ये है ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, तो वो सब आगे वाले प्रोग्राम में देखेंगे, जो कि मतलब क्या है, हम रिकर्शन में जनरली देखते हैं। सो यहाँ पे लेट्स से एक प्रॉब्लम है, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 सब प्रॉब्लम्स में, वो भी n टाइम का लेता है, ये भी n टाइम का लेता है, ऐसे ऐसे करते हैं हम जब n डेप्थ तक पहुंच जाएंगे, डेप्थ n हो जाएगा, तो हर एक स्टेप में ये मतलब 2 सब प्रॉब्लम में बढ़ता जा रहा है। करेक्ट। सो हर एक स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये पहले था n, मतलब पहले n सब प्रॉब्लम का था, ये 2 हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में और एक 2 हो गया, फिर और नेक्स्ट स्टेप में और एक 2 हो गया, ये जब n डेप्थ तक पहुंच जाएगा तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या ले लेगा, 2 टू द पावर n। ठीक है, ये सब हम आगे वाले प्रोग्राम में देखेंगे। n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, सो ये भी हम आगे वाले प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो कर्व है, हम लेट्स से कोई n का वैल्यू जब हम लार्जर लेते हैं तभी ये एप्लीकेबल है ग्राफ। ये देखो, log n जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है तो इसका वैल्यू कितना कम है, ये एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम है, n टाइम उससे थोड़ा ज्यादा लेता है, n log n उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, n² देखो कितना ज्यादा है, 2 टू द पावर n एंड इनटू द n फैक्टोरियल बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मतलब लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं n फैक्टोरियल का, जब n का वैल्यू 1 है तो ये 1 है, 2 है 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल हो गया कितना 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल
720। देखो कितना एक्सपोन मतलब कितना हायर रेट पे वो बढ़ता जा रहा है। जब 10 आएगा ना वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मतलब 10 कितना स्मॉलर इनपुट है, फिर भी उसका साइकिल्स देखो कितना बहुत मतलब बहुत बढ़ जाएगा जब हम। और हमारा प्रोग्रामिंग हम जनरली लार्जर एन को लेके ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर हमारा कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब हम कोई लार्जर वैल्यू ही इनपुट देंगे, करेक्ट। तो वो केस में एन फैक्टोरियल कितना हायर साइकिल्स लेगा वो देख सकते हो यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इसीलिए हम यहाँ तक जनरली फेयर अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं, बट इससे ज्यादा जो टाइम लेता है हम उसको बैड कंसिडरेशन में लेते हैं। सोचो एन फैक्टोरियल और वहां पे एन का वैल्यू अगर 100 हो जाए, 100 फैक्टोरियल कितना ज्यादा टाइम लेगा, करेक्ट। इसीलिए ये सब कैटेगरी को हम हॉरिबल सेक्शन में लिए हैं, ठीक है। जिसका ग्राफ जितना हायर है वो उतना ज्यादा टाइम मतलब उतना ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए हम ऐसा लगता है कि जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितना ज्यादा है वो उतना खराब है, वो उतना बैड है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसका जितना ऊंचा है वो बैड है, जिसका कम है वो गुड है, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि कितना टाइप का हमारा जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है और हम उसको कैसे अरेंज करते हैं। देखो लॉग इन हमने देखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एन एक एग्जांपल लेते हैं। हम फर्स्ट क्लास में ले जाते हैं फाइंड फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। हम स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम पे उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग एन वाला या ऑर्डर ऑफ वन वाला। मतलब हमारा कोई कांस्टेंट टाइम पे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लेट्स लेते हैं गिवन n, if it is divisible by 8 or not, modulo 8 should be 0, n modulo 8 should be 0। सो ये एक ही कैलकुलेशन में हो जाएगा। सो दैट इज ऑर्डर ऑफ वन। हमने log n देखा, स्क्वायर रूट ऑफ n, देन n, देन n log n, देन n स्क्वायर रूट ऑफ n, देन n स्क्वायर, देन n क्यूब। ये बढ़ता जाएगा, एंड में आएगा 2 to the power n, दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड n फैक्टोरियल। ये सबसे गंदा चीज है। मतलब जनरली हम n के ऊपर ना कोई भी चीज देखते हैं वो बैड है, ठीक है। अब ये सब निकालने के बाद हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे जब हम कोडिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम देखेंगे। देखो जब कोई लीड कोड हो या जीएफजी हो या कोड फोर्स हो, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ वहां पे हमेशा कॉन्स्टेंट्स दिया रहता है, करेक्ट। क्यों कॉन्स्टेंट्स दिया रहता है? मतलब कॉन्स्टेंट्स ऐसा दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू 1 से लेके 10 to the power 4 तक होगा, या फिर 10 to the power 9 तक होगा, करेक्ट। सो ये सब क्यों दिया जाता है, करेक्ट। देखो हमारा लेट्स से हमारा प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो 10 to the power 4 को हम लेंगे, तो 10 to the power 4 हमारा साइकिल टाइम है, मतलब एन का वैल्यू है। तो हम उसका स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 to the power 8। सिमिलरली अगर हमारा एन का वैल्यू 10 to the power 9 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power कितना हो जाएगा 18, करेक्ट। सो जनरली हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी क्वेश्चन हमको दिया गया हो दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 to the power 9 सेकेंड्स। हमारा ये जो कोडिंग प्लेटफॉर्म में जितना है वो सब क्वेश्चंस है, ये 10 to the power 9 तक ही साइकिल्स तक ही एक्सेप्ट करता है। तो 10 to the power 8 है तो ये दिस इज एक्सेप्टेबल, बट 10 to the power 18 हो गए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर कोड, करेक्ट। समझ में आ गया? तो ये सब चीजों से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हैं, एक क्विक ग्लांस दे देंगे कि हमारा मतलब कॉन्स्टेंट्स कहाँ तक है और हम कौन सा सॉल्यूशन उठाएंगे तो वो 10 to the power 9 के अंदर आएगा, वही हमारा एक्सेप्टेड होता है जनरली। बाकी सब टीएलई एरर दे देते हैं, करेक्ट। ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम आगे देखेंगे जब हम कोई कोड करेंगे और वहां पे रियल टाइम में हम देखेंगे कि वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। हाँ, आज इतना ही। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और कुछ ज्यादा जरूरत हुआ तो मैं बताऊंगा। और वैसे भी हम आगे जब कोडिंग करते जाएंगे हर एक प्रोग्राम का हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे।
तो वहाँ पे उसको ग्रेट डिटेल में देखें।